वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। सबसे पहले फ्रेंड मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, अभी आज मैं आप लोग के बीच जेएसएससी सहायक आचार्य के द्वारा जो कंडक्ट करवाया था पेपर फ्रेंड्स, उसका मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ 25 जुलाई 2024 का। वो फ्रेंड्स सेकंड शिफ्ट का पेपर नंबर 4। इससे पहले आप लोग देखे होंगे इस क्वेश्चन का, यानी इस पेपर का मैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन 60 में डिस्कस कर चुका था। आज मैं फ्रेंड्स आप लोग के बीच में इकोनॉमिक्स का फिर हिस्ट्री का भी क्वेश्चन मैं 60 को डिस्कस करूंगा। और फ्रेंड्स मैं लास्ट टाइम आप लोगों को एक्सपेक्टेड कटअप भी बताऊंगा क्या आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे हमारे इस चैनल पे मैं जितना अब तक सहायक आचार्य का पेपर हुआ, इस चैनल के माध्यम से मैं सभी सब्जेक्ट्स का और सभी टॉपिक्स का भी मैं डिस्कस किया था। और जो भी क्वेश्चन अब तक पूछा गया सभी का मैं क्वेश्चन भी देखा गया, और कटअप भी मुझे लगभग सभी का स्टूडेंट का रिव्यू देकर मुझे पता चल गया। तो मैं लास्ट तक अपने अनुसार बता दूंगा कितना तक पॉसिबिलिटी या किस दिन का डेट सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? और फ्रेंड जो स्टूडेंट झारखंड सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक मैं न्यूज़ देना चाहता हूँ। उनके लिए स्पेशल न्यूज़ ये है, आप लोग काफ़ी परेशान हो रहे हो कि आप लोग का पेपर 21 या 22 सितंबर को होगा या नहीं, तो लेकिन मैं आप लोग को इंटरनली का न्यूज़ बताता हूँ। आप लोग का 21 या 22 सितंबर को जो पेपर होने वाला है वो कन्फर्म है। अब बात रहे फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हो कि अभी तक सीटी इनविटेशन नहीं दिया, कोई फ्रेंड्स स्कूल या फिर कॉलेज अभी तक, यानी कि जो सेंटर होता है वो अभी तक नहीं कंडक्ट करवाया गया। आप लोग देखे होंगे, क्योंकि अभी तक आप लोग देखे होंगे सीजीएल के रिगार्डिंग एक भी कोई करंट इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा। इससे पहले वाला आप लोग जो दिए थे 2804 वाला में, तो देखे होंगे एक महीना पहले सेंटर को अलॉट कर दिया था। उसके साथ साथ हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट आता था। लेकिन मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, जैसे से सीजीएल इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता इस पेपर के डिमांड, इसलिए फ्रेंड्स सभी चीज़ को गुप्त रखा है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 21 से 22 सितंबर का जो पेपर होने वाली है सीजीएल का, वो 110% होने की चांसेस है। और लेकिन हाँ, इसमें एक 21 या 22 कोई डेट में होगी, और एक फ्रेंड्स इसमें 21 या 22 में से एक कोई डेट में होगी। और इसके बाद अगला जो पेपर होगा 2 दिन में होगा ना, तो अगला पेपर शायद 24, 25, 26, 27, 28 पॉसिबिलिटी ले सकता है। लेकिन 21 या 22 में एक डेट फिक्स है कोई आपका। ठीक है? तो होपफुली आप लोग प्रिपरेशन कीजिए और हम लोग हमारे चैनल से देख लीजिए किस टाइप से जेएसएससी ने क्वेश्चन अभी लोग का वर्तमान समय में पूछा। क्योंकि जेएसएससी का जो वर्तमान समय पेपर हुआ झारखंड सहायक आचार्य का, वो सारे क्वेश्चंस लगभग सभी सभी पेपर में 30-30 क्वेश्चन का पूछा गया था। तो मैं सभी क्वेश्चन 30-30 का डिस्कस कर दिया हूँ विथ फुल एक्सप्लेन, तो आप लोग देख सकते हैं। और जिनको भी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़ना है तो हमारे चैनल में देख सकते हैं किस टाइप से जेएसएससी ने क्वेश्चन कंडक्ट करवाया था। तो चलिए आज का मैं डिस्कस करता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोग हमारे चैनल में जुड़े नहीं होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप ही लोग का चैनल है और ये हमारा परिवार का चैनल है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आप लोग के लिए हमेशा आप लोग के साथ जुड़ा रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आप लोग के बीच में झारखंड सीजीएल के रिगार्डिंग 60 या 400 में करंट अफेयर भी अपलोड करूँगा इस चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं आज का सेशन के अनुसार। देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि देखिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस होने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी गांव के लोगों के लिए मुख्य उत्पादन गतिविधि क्या है? किसी गांव के लोगों के लिए मुख्य उत्पादन गतिविधि क्या? ऑप्शन था खनन, विनिर्माण, कृषि या सेवा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं भारत हमारा जो देश है वह कृषि प्रधान देश है। तो गांव के लोगों के लिए क्या होगा? कृषि हो गया। क्लियर है? ऑलरेडी आप लोग देखेंगे जो क्वेश्चन फ्रेंड डिस्कस करने वाला होगा तो मैं उस पर क्वेश्चन पे डिस्कस कर दूंगा। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है जब वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है अन्य चीजें समान रखती है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर वक्र बाईं ओर शिफ्ट होती है तो चीजें समान रहती है। इसमें फ्रेंड्स मात्रा जो होती है कम होती है। क्या होती है? मात्रा कम हो जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क्वांटिटी डिक्रीजेस, क्वांटिटी विल बी डिक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। निम्नलिखित कथन, अभिकथन और कारण को पढ़े और नीचे दिए गए सही विकल्पों का चयन करना है। तो देखिए पहला लिखा आयु एक सतत परिवर्तनशील है, चूंकि उम्र कोई भी संख्यात्मक मान ले सकती है। दोनों सत्य है, या आर ए स्पष्टीकरण, या आर ए का सत्य स्पष्टीकरण नहीं करता है, या ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि देखिए आयु जो होता है यानी एज इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, ऑल्सो देखते हैं आयु बढ़ते रहता है। फिर देखिए चूंकि उम्र का कोई भी संख्यात्मक मान ले सकते हैं, यानी इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। तो ऑलरेडी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर फ्रेंड्स आप लोग प्रेजेंट माइंड लगाते हैं तो ऑलरेडी आप लोग इसे लगा सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। लोग लोग के लिए काम करते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे हम लोग कोई भी काम करते हैं, पढ़ाई भी आप लोग करते हैं, आप लोग जीवन उपार्जन के लिए करते हैं, यानी अर्निंग अ लिविंग, यानी अच्छे जीवन जीने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो ऑलरेडी राइट आंसर होगा अर्निंग अ लिविंग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था विदेशी मुद्रा भंडार क्यों बनाए रखती है? ऑलरेडी फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था विदेशी मुद्रा भंडार इसलिए बनाए रखती है ताकि पेट्रोलियम आयात करने के लिए, हर देश चाहता है अपने देश को निर्यात ज़्यादा करे, हर देश चाहता है फ्रेंड उसका निर्यात की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। यदि इस क्वेश्चन को मैं डिलीट कर, देखिए आय में वृद्धि का कारण होगा, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आय में वृद्धि का कारण होता है क्योंकि पैसे की मांग में वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन के रूप में लोग का मुख्य विशेषता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर होगा उत्पादक कौशल होगा। क्या होगा? उत्पादन कौशल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको फ्रेंड्स आप लोगों को सेक्टर के अकॉर्डिंग मिलान करना था, मैच करना था। देखिए प्राकृतिक संसाधन, ऑलरेडी फ्रेंड्स प्राकृतिक संसाधन जो होगा आप लोग का प्राथमिक सेक्टर से होगा। वही बात करते हैं उद्योग का, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स उद्योग होगा आपका माध्यमिक क्षेत्र का होगा, बैंकिंग होगा तृतीय क्षेत्र है। यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो होता है आप लोग का कृषि या फिर कृषि ले सकते हैं, या ठीक है प्राकृतिक में हो गया, उद्योग में आप लोग का सेकेंडरी होगा, बैंकिंग हो गया, सेवा सेक्टर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर लगाते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर 1 का फ्रेंड्स थर्ड होना चाहिए, तो ऑप्शन 1 का थर्ड इसमें भी देख रहे हैं, बी का सेकेंड होना ठीक का, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये, निम्नलिखित में से किस मुद्दे को विनिमय के माध्यम के रूप में पैसा का उपयोग करके संबोधित किया जाता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इसे हम लोग बोलते हैं दोहरा संयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोहरा संयोग, यानी कि डबल कोइंसिडेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन है, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में ही लिखा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये, वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व और नियंत्रण करती है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स वैसे कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व और नियंत्रण करती है, मेनली फ्रेंड्स आप लोगों को फोकस करना पड़ता है स्वामित्व और नियंत्रण का, उसे बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। ऑल्सो आप लोग फ्रेंड क्लास 10th का ही कंसेप्ट था, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये, उपभोक्ता के रूप में लोग किन वस्तुओं का उपभोग करते हैं? ऑलरेडी फ्रेंड्स उपभोक्ता के रूप में लोग जो जिस वस्तु को उपभोग करते हैं उसे बोलते हैं अंतिम साल। क्या बोलते हैं? अंतिम साल या फिर फाइनल गुड्स बोलते हैं। क्लियर है? अंतिम माल बोलते हैं उसे, ठीक है, फाइनल गुड्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, ब्रिटिश शासन के तहत कृषि क्षेत्र में ठहराव का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के ठहराव का जो मुख्य कारण वह भूमि बंदोबस्त होता है, लैंड सेटलमेंट होता है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा मानव पूंजी निर्माण का स्रोत नहीं है? ऑलरेडी फ्रेंड्स देखिए निर्माण का स्रोत नहीं, शिक्षा तो ऑलरेडी हो जाएगा, नौकरी प्रशिक्षण भी होगा, प्रवासन भी होगा, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इसमें निरक्षरता नहीं होगा। ठीक है, चलिए इलिटरेसी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वास्तविक प्रगति का मतलब केवल औद्योगिक शहरी केंद्र का विकास और विस्तार नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से गांवों का विकास है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में यह बात किसने कहा था? ऑलरेडी फ्रेंड्स ये जो कहा गया था भारत के राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा स्टेटमेंट आया था। चलिए स्टेटमेंट बिलोंग्स टू क्वेश्चन पूछता देख सकते हैं आप लोग, क्या आप पहचान सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व जैविक है? तो जैविक उसी कहते हैं जिसमें जीवन होता है। देखिए वायु में जीवन नहीं होता, पानी में भी जीवन नहीं होता, भूमि में भी नहीं होता, लेकिन पशु में जीवन होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करता है? तो फ्रेंड्स प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जो विकास करता है उस क्षेत्र को बोलते हैं तृतीय क्षेत्र, यानी टर्शरी सेक्टर्स बोलेंगे। जैसे शिक्षक हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर्स हो गया। क्लियर है? जब कोई व्यक्ति लाभ कमाने के लिए सामान बेचता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑलरेडी फ्रेंड्स जब कोई व्यक्ति लाभ कमाने के लिए सामान को बेचता है तो उसे बोलते हैं विक्रेता। क्या बोलते हैं? विक्रेता कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये, कृषि क्षेत्र के बारे में वांछित जानकारी जानने के लिए आप डाटा संग्रह का कौन सा स्रोत चुनेंगे? फ्रेंड डाटा संग्रह का जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग प्राथमिक डाटा का यूज करते हैं, यानी कि प्राइमरी डाटा का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये, नीचे दिए गए विकल्पों का, इसमें फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संकेतक देशों के बीच तुलना करने का सबसे अच्छा तरीका है? तो फ्रेंड्स किसी भी देश का अगर हम लोग तुलना करते हैं तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय से करते हैं या फिर औसत आय से करते हैं, यानी कि एवरेज इनकम हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का भाग नहीं है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे केंद्रीय प्रवृत्ति का जो भाग होता है माध्य, माध्यक और बहुलक होता है। माध्य, माध्यक और बहुलक यानी मीन, मीडियन एंड मोड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कुछ अलग है तो आप लोग लगा सकते हैं, यानी कि फलक आप लोग का नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फलक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये, आप लोग को ये क्या करना, मैच करना है। सह संबंध, सकारात्मक सहबंधन, नकारात्मक सहसंबंध, सहसंबंध। तो इसमें आप लोग देखिए ना, देखिए इसका राइट आंसर देख लीजिए डी का 4 लिख रहा है, यानी कि कौन सा सही जोड़े चुने हैं। तो बी का 1 लिख रहा है, यानी बी का 1, यानी देखिए सकारात्मक क्या होगा जब चर विपरीत दिशा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या लिख रहा है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? तो उत्पादन का कारक नहीं है, तो देखिए उत्पादन का कारक भूमि भी होता है, श्रम भी होता है, भौतिक पूंजी भी होता है, लेकिन खरीदार कभी भी उत्पादन का कारक नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था मानव पूंजी कैसे नहीं बना सकती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखिए, शिक्षा से वो बना सकती है, फिर स्वास्थ्य देखभाल से भी बना सकते हैं, ट्रेनिंग से भी, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से कम निवेश करके। किसी अर्थव्यवस्था में लेखांकन के लिए सुविधाजनक इकाई क्या होता है? ऑलरेडी फ्रेंड्स किसी भी अर्थव्यवस्था के लेखांकन के लिए सबसे सुविधाजनक जो इकाई होता है जिसके बिना दुनिया अधूरा है, यानी कि मनी। मनी हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स पोस्ट आप से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्स पोस्ट मेजर? ऑलरेडी फ्रेंड्स वास्तव में क्या हुआ इसे कहते हैं उपलब्ध उपलब्ध संसाधनों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का उपलब्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी ज्ञान आवश्यक है? ऑलरेडी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा, देखिए इसका वो उत्पादन संभावना सेवा होगा। निम्नलिखित में कौन सी आय बाधाओं के साथ वस्तु एक्स का मांग का सही अभिव्यक्ति है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए एक्स इजकल टू ऑलरेडी आप लोग पढ़ोगे एम बाय, देखिए एम बाय आप लोगों को पी एक्स करना है माइनस पी वाई बाय पी एक्स होता है, ये फार्मूला होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे लिख रहा है ये, ऑलरेडी ऑप्शन नंबर ये फ्रेंड्स आप लोग का लिख रहा है ये सी हो गया, क्लियर, फोर्थ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। थम के लिए औसत उत्पादन की गणना करें यदि थम का कुल उत्पाद 500 और रोजगार की कुल संख्या 10 है। तो फ्रेंड जब भी इसमें निकालता आप लोग औसत यानी कुल उत्पाद को ना कुल संख्या से डिवाइड करें, यानी कितना 10 है, तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं कितना 50% आप लोग का आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। दिग चलिए इस चीज़ को मैं नेक्स्ट नेगलेक्ट करता हूँ। क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप लोग प्रेजेंट माइंड से लगा दीजिए। देखिए निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक एजेंट नहीं है? तो एजेंट देखना, देखिए व्यक्तिगत विक्रेता, व्यक्तिगत क्रेता, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इंडिविजुअल जो बायर होता है वो आर्थिक एजेंट होते हैं। इंडिविजुअल्स ये तो ऑलरेडी और भी होते हैं, ये सरकार भी होते हैं, लेकिन बच्चे कभी भी फ्रेंड्स इकोनॉमिक एजेंट नहीं होते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या लिख रहा है ये। आउटपुट मार्केट वित्तीय मार्क, ये तो आप लोगों को देखना सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे। देखिए इसका राइट आंसर 39 पे लिख रहा है ना। तो देखिए मैं आप लोग को जो बताऊँ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फ्रेंड जानना चाहेंगे आउटपुट मार्केट क्या होता है। आउटपुट मार्केट उस कहते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था जो अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं को व्यापार करता है, यानी ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्लियर है। वही बात करते हैं वित्त बाजार का, तो वित्त बाजार वैसे व्यापार को कहते हैं जो अन्य देशों के साथ वित्तीय संपत्ति को खरीद करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। वही बात करते हैं श्रम बाजार, तो फ्रेंड श्रम बाजार उसे कहते हैं जो फर्म चुन सकती है कि उत्पादन कहाँ स्थापित होते हैं, सी का 1 हो जाएगा। वही बात करते हैं डी का, तो बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिससे दूसरे देशों के साथ कोई बातचीत नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। हो फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे काफ़ी अच्छा से कर रहे होंगे इसे। जब T1 पर कुल उपयोगिता 60 और T2 पर 80 हो तो सीमांत उपयोगिता की गणना करें। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग सीमांत उपयोगिता के बारे में पढ़े होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों को सीमांत उपयोगिता में क्या होता है, जो आप लोग को दिया हो उसमें से आप लोग को कुल उपयोगिता में से माइनस कर दीजिए, यानी कि राइट आंसर कितना ना 20 है, ऑप्शन में लगा देंगे 20, जो कि इसका राइट आंसर यही होता है। चलिए ये फ्रेंड्स आप लोग को निम्नलिखित डाटा को ध्यानपूर्वक पढ़े और सही विकल्प चुने। लिंक के आधार पर एक्स गांव का जनसंख्या, तो ये आप लोग को देखिए आप लोग डाटा के अकॉर्डिंग हुआ था। डाटा का गुणात्मक वर्गीकरण है ये। कच्चे डाटा को वर्गीकृत करने का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा देख लीजिए संख्यात्मक विश्लेषण के लिए। इसका जो अर्थ होता है फ्रेंड्स संख्यात्मक विश्लेषण के लिए होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताता हूँ। डाटा के दो या दो से अधिक सेट की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व विधि उपयुक्त है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा मल्टीपल बार डायग्राम होगा। क्या होगा? मल्टीपल बार डायग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। अंक गणित माध्य की गणना करें यदि काल्पित माध्य का मान 100 है और व्यक्तिगत अवलोकन की काल्पित माध्य के विलोचन का मान 1000 है तो अवलोकन की संख्या 10 है। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करने का फॉर्मूला आप लोग के आधार पर बना सकते हैं इसे। चर के बीच संबंध की दिशा और तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑलरेडी इसे जो हम लोग मापेंगे कोरिलेशन के बदले बताते हैं, कोरिलेशन के बदले होता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा सहसंबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान श्रेणियों के बीच तुलना का आधार कौन सा काल होता है? ऑलरेडी फ्रेंड्स जब भी दो समान श्रेणियों की तुलना का करते हैं उसका जो मेन आधार होता है उससे वो होता है बेस पीरियड। क्या होता है? बेस पीरियड होता है। नेक्स्ट, खुदरा मूल्य में औसत परिवर्तन किसके द्वारा मापा जाता है? ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स, खुदरा मूल्य में औसत परिवर्तन जो मापा जाता है खुद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा, यानी सीपीआई के द्वारा होता है, क्लियर है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सीपीआई के द्वारा मापा जाता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। डाटा के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? देखते ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहला लिख रहा फ्रेंड्स केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो ऑलरेडी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इससे हम कर सकते हैं। फैलाव की माप भी कर सकते हैं, कोरिलेशन का तो ऑलरेडी करते हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या की उपयोग कभी नहीं करते हैं।
समग्र रूप से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में बांटा, एक होता है मैक्रो, एक होता है मिनी। तो समग्र रूप से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन कहलाता है उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। ये इजी क्वेश्चन मैं बोलूँगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले आप लोग यही पढ़ा पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स ये बुक के बारे में बोल रहा है जो आप लोग को जानना जरूरी होता है। क्या लिखा फिर से पढ़ते हैं, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज द वेल्थ ऑफ द नेशन वाज रिटेन बाय। तो फ्रेंड्स ये जो लिखा गया है ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया। क्लियर है? और फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा एडम स्मिथ जो होता है इकोनॉमिक्स का फादर कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स खाद्य सुरक्षा का जो आयाम होता है एफोर्डेबिलिटी होता है, अवेलेबिलिटी होता है, एक्सेसिबिलिटी होता है, यानी कि सामाध्य होता है। देखिए इसमें लिखा होगा सामाध्य, उपलब्धता और पहुंच होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे कंजम्पशन के लिए जो फॉर्मूला था सी इक्वल टू होता है ए प्लस सी वाई होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीगत बजट का क्या उपयोग है? तो फ्रेंड्स पूंजीगत बजट उसे कहते हैं जिसमें फ्रेंड्स आप लोग को सरकार की संपत्ति और देनदानी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो राइट आंसर होगा एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में स्थिरता सुनिश्चित करती है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक ऐसा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में स्थिरता सुनिश्चित करती है। तो राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा। क्लियर है? इसे फुल फॉर्म जो इसका हम लोग बोलते हैं IMF बोलते हैं। क्लियर? ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। आर्थिक लागत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए आर्थिक लागत उसे कहते हैं किसी अन्य वस्तु की छोड़ी गई मात्रा के संदर्भ में एक से अधिक वस्तु रखने की लागत को बोलते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। फ्रेंड इस क्वेश्चन को कथन स्टेटमेंट को मैं रिलीज करता हूँ। अब देखना निम्नलिखित में कौन सा समीकरण स्पष्ट रूप से घटती सीमांत उपयोगिता को दर्शाती है? फ्रेंड सीमांत घटती हुई अगर बोलेगा ना तो आप लोग को क्या करना, लास्ट में -1 करना पड़ता है। तो देखिए आप लोग को इसका राइट आंसर होगा -1 तो सब में दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है? ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे एग्जाम से पहले। निम्नलिखित में से उत्पादन का कौन सा कार्य अल्पावधि में भिन्न नहीं होता? तो फ्रेंड अल्पावधि में जो भिन्न नहीं होता ऑप्शन के अकॉर्डिंग श्रम तो हो जाता है फ्रेंड्स, ऑलरेडी पूंजी भी होता है, मानव पूंजी भी होता है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा भूमि। क्या होता है? लैंड, जिसे हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? तो इसका लैंड जो होता है वो अल्पावधि में भिन्न नहीं होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आउटपुट की वृद्धि इनपुट में अनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है तो क्या पता चलता है? तो फ्रेंड उसमें ये पता चलता है स्केल पर बढ़ता रिटर्न, यानी स्केल पर बढ़ता रिटर्न ऑप्शन है। तो बिल्कुल देख सकते हैं स्केल पर बढ़ता रिटर्न, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो इसमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषताएं बताना है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स पूर्ण प्रतिस्पर्धा उसे कहते हैं जहां क्रेता और बड़ा विक्रेता होता है, कीमत देने वाला होता है, निःशुल्क प्रवेश और अस्तित्व होता है, जानकारी सही नहीं वाला होता है। इसमें कौन सा होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर लिख रहा है 1 और 3। देखिए एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा उसे कहते हैं जिसमें फ्रेंड एक बड़ा क्रेता और बड़ा विक्रेता होता है, उसके साथ साथ निःशुल्क प्रवेश और अस्तित्व होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु उद्योग के कुल राजस्व की गणना करें जो 250 इकाइयां माल बेचता है और प्रत्येक इकाई का लागत 50 INR है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़े, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यानी 250 को आप लोग 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 5 5 5 10 2 12 इतना आ गया, 2 जीरो कितना आ रहा 12500 ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं आप लोग इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में मूल्य रेखा का समान होती है? तो फ्रेंड्स ये जो होता है औसत राजस्व वक्र होता है, औसत राजस्व वक्र होता है, यानी एवरेज रिवेन्यू कर्व होगा। एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन इज नाउ। किसी अर्थव्यवस्था में बाजार स्पष्ट बिंदु एक है, तो इसका राइट आंसर होगा मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी कि बाजार संतुलन होगा ऑप्शन। ये रहा आप लोग का 60 क्वेश्चन। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये जो 60 मैं जो क्वेश्चन देखा हूँ और 60 जियोग्राफी ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था। ठीक है? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन का जो लेवल था, यानी कि कंपेरिजन टू 25 तारीख को जो मैं पेपर देखा था उसके कंपेयर थोड़ा सा ये मॉडरेट जा रहा है। ठीक है? तो मैं आप लोग को मैं बताऊंगा किस टाइप से कटअप आएगा। चलिए अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हिस्ट्री का पेपर के बारे में। क्लियर? क्योंकि हिस्ट्री का मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? तो फ्रेंड्स अभी मैं इसके बाद जो वीडियो होगा उसके में आप लोगों को कटअप भी मैं बता दूंगा तीनों पेपर को लेकर कितना हो सकता है। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।